बाल प्रहरी और बाल साहित्य। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1225वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है और इस कार्यक्रम में तत्काल विषय दिया जाता है। उस विषय पर हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपना त्वरित भाषण, तत्काल दिए हुए विषय पर भाषण बोलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री पारस चंद जैन साहब, जो कि सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं राजस्थान सरकार में और टोंक राजस्थान से। आप एक शिक्षाविद होने के साथ ही साहित्यकार भी हैं। पिछले दिनों गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में आपको सम्मानित होने के लिए हमारे कार्यक्रम में आना था, लेकिन आप समय नहीं दे पाए पारिवारिक कारणों से। तो आज आपने समय निकाला है सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहेगा। और आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक तिवारी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और अध्यक्षता करेंगे अपेक्षा जोशी जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक हरबोला जी, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं और इस द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से हमारे बीच लगभग लगातार इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं स्वागत आप तीनों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी और आदरणीय इस कार्यक्रम में हमारे बीच हेमा देवतला जी, कामेश्वरी सिंह जी जो गुड़गांव से जुड़ चुके हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सर। और इस कार्यक्रम में हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक मध्य प्रदेश से पुरुषोत्तम तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, और कल हमारा कुमाऊनी कवि सम्मेलन होना है। हमारे यहाँ सावन के महीने में सावन यानी शुक्ल पक्ष न मान के 1 गते से शुरू होता है। तो कल से हमारे यहाँ 22 दिन की पूजा करते हैं कुछ लोग मंदिर में अपने यहाँ। तो सावन का महीना धार्मिक हिसाब से पुण्य महीना माना जाता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम में विषय दिए जाएंगे हमारे संचालक द्वारा तत्काल, उन पर हमारे दोस्त अपनी बात रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त कार्तिक हरबोला जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आपकी सुंदर आवाज पहुंच रही है। स्वागत है आपका। जी सर, आपका आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भरवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1225वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज के मुख्य अतिथि हैं श्री पारस चंद जैन जी, जो कि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक शिक्षा है राजस्थान से। तो सर, आपका मेरा सादर प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरे सहपाठी भाई कार्तिक तिवारी, कक्षा 9, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से। भाई, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। आज की अध्यक्षता कर रही है मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 4 हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल किच्छा उधम सिंह नगर से। बहन, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है। हमारी बाल प्रहरी के सुंदर मंच में जुड़े हुए हैं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आपका बहुत बहुत आभार कि आप हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों को मौसम के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जानकारी देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आप भी प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हम इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आप अपनी जो रचनाएं हैं वो भी हम बच्चों के समक्ष रखते हैं, जिससे हम बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है एवं अभिनंदन है।
एवं बाल प्रहरी के संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप भी प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे हम बच्चों का मार्गदर्शन होता है। तो सर, आपका बहुत-बहुत आभार और आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। एवं बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरोला महोदय, सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत-बहुत आभार कि आज आपने मुझे इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच में 17वीं बार संचालन का सुंदर दायित्व दिया। आपने मुझे इस योग्य समझा। सर, आपका बहुत-बहुत आभार। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपने विद्यालय तथा आदरणीय उदय किरोला महोदय के माध्यम से जुड़ा। मैंने बताया कि ये मेरा बाल प्रहरी में 17वीं बार संचालन है, जिसका जिसका उदय किरोला सर को बहुत-बहुत आभार कि आज उन्होंने मुझे 17वीं बार संचालन का दायित्व दिया। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई श्री कार्तिक तिवारी कक्षा 9 श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर गोपेश्वर चमोली से आमंत्रित करता हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद भैया। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, विशिष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ, छोटे भाइयों को आशीष देता हूँ। मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से। मैं श्री उदय किरोला सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि की पदवी पर संजो कर बिठाया हुआ है। और मैं अपने भाई कार्तिक खरबुला कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके कुशल एवं सुंदर संचालन के लिए, जो कि इतने प्यार से संचालक की गद्दी को संभाल रहे हैं। मैं आप सभी के सम्मुख त्वरित भाषण पे कुछ बताना चाहूँगा। जो त्वरित भाषण कार्यशाला है, ये हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी कार्यशाला है। ये हमें हमारे वातावरण, हमारे परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारे नेचर में हमारे पास पहले से है, उसमें हमें त्वरित कुछ भी हमें कुछ पता नहीं होता है कि क्या हमारे पास विषय आएगा, और हमें सीधे वो विषय दिया जाता है और हम उस पर बोलते हैं। यह एक हमारा अदम्य साहस है। यह हमारे साहस को भी बढ़ाता है, जिससे हमें अपने भीतर की एक प्रतिभा कि हम कितने अच्छे वक्ता हैं, इस प्रतिभा का भी ज्ञान होता है। यह कार्यशाला मुझे सबसे प्रिय कार्यशाला लगती है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा बहु विकास होता है। हमारे बोलने की कला का विकास, हमारे सोचने समझने की कला का विकास, इसमें बहुत सी कलाओं का हमारा विकास होता है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को हरेला पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरेला पर्व कल से शुरू है, और मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी एक वृक्ष जरूर लगाएं। हरेला पर्व हमारे लिए एक पर्व नहीं, यह हमारे लिए एक श्वास प्रदाय पर्व है। तो मैं इसी के साथ अब अपने विषय पे जाता हूँ। भैया, मेरा विषय क्या है? भैया कार्तिक जी, आपका विषय है यदि इस संसार में महिलाएं नहीं होती। भैया, आपने थोड़ा मेरे को कठिन दे दिया है, क्योंकि बिना महिलाओं के तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। बिना माता बहन के तो हमारा इस दुनिया में वजूद ही नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर इस दुनिया में महिलाएं नहीं होती, तो इस बाल प्रहरी में शायद बालकों की कमी होती, ये संसार नहीं चल रहा होता। मुझे अभी भी याद आते हैं वो पल जब मैं छोटा था, तो माँ हमेशा मेरे लिए कितना कुछ करती थी। रोज झाड़ू लगाना, रोज सफाई करना, और साथ साथ हमें भी देखती हैं हमारी माताएं। हम पे कोई आंच नहीं आने देती हैं, चाहे कितने भी दूर हों। अगर इस संसार में माताएं नहीं होती, तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होता, हमारा वजूद ही नहीं होता, हमारा अस्तित्व ना के समान होता अगर माताएं, बहनें, महिलाएं नहीं होती। क्योंकि एक महिला हमारी माँ है, एक महिला हमारी बहन है। सारे रिश्ते नाते हमारी माँ बहन के कारण ही बने हैं, बिना उनके हमारा वजूद नहीं है। हमारी नींव कहा जाता है, बल्कि कहा भी जाता है, जत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवा पूज्यति, यानी जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवों का वास होता है। अब बिना नारी के
आप अगर हमारे मंदिरों में भी देख लिया जाए तो बिना माता के कोई भगवान की प्रतिमा नहीं रहती है। जैसे श्री राम जी की प्रतिमा है तो बगल में माता सीता जी की भी होगी। अगर हमारे पास भगवान शंकर जी की फोटो है, बगल में माँ पार्वती जी की भी होगी। यानी सभी देवी देवताओं के साथ उनकी उनकी देवियां भी रहती हैं, उनकी पत्नियां भी रहती हैं। तभी जो है माताओं बहनों, माता को हम माँ कहते हैं। धरती भी हमारी माँ है, हमारा वजन सह रही है। और अगर माँ नहीं होती, माँ महिलाएं नहीं होती तो हम क्या करते? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जीवित माँ के कारण हैं। हम बिना माँ के कुछ है ही नहीं। महिलाओं के बिना हम कुछ है ही नहीं। हमारा वजूद महिलाओं से है। एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का ही हाथ होता है। महिलाएं नहीं होंगी तो ये दुनिया चलेगी नहीं। इस दुनिया को चलाने में भी एक महिला का ही हाथ होता है। इसलिए हम जब विद्यारंभ करते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि माँ सरस्वती वाणी की देवी है, हर चीज के लिए देवी। हमें पोषित करने के लिए माँ भारत माता, हमारी जो माता है, धरती माता, जो हमें इतने सालों से अपने ऊपर शरण दे रही है, तो बिना महिलाओं के मुझे नहीं लगता कि धरती होती। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जो भैया और श्री उदय किरोला सर ने मुझे इस मंच पे आने का अवसर दिया और मुझे इस पदवी पर बिठाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी भैया, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने काफी अच्छा, यदि इस संसार में नारी नहीं होती तो उस पर काफी अच्छे अपने विचार रखे। आपके विचार अति उत्तम है। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयां। एवं श्रीमद् भागवत गीता के जो दूसरा अध्याय है, गीता का सार, उसमें भी लिखा गया है, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यतम सर्वे वैतमः परमः। तो आपने जो माता है, नारी है, उन पे काफी अच्छे विचार रखे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयां। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बाल प्रहरी के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो वह अपना माइक व कैमरा ऑन करके प्रस्तुति दे। यदि कोई दूसरा प्रतिभागी प्रस्तुति दे रहा है तो बीच में कोई माइक व कैमरा ऑन कर व्यवधान न डाले। और यदि कोई प्रतिभागी किसी कारणवश छूट जाता है तो आपको लास्ट में बुलाया जाएगा। कृपया आप चैट बॉक्स या माइक खोलकर बीच में व्यवधान न डालें। एवं यदि कोई छोटा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया माता पिता उनको गाइड न करें। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि त्वरित भाषण कार्यशाला क्या होती है। और त्वरित भाषण कार्यशाला मेरी इस जो बाल प्रहरी कार्यशाला होती है उनमें से प्री कार्यशाला है। प्री कार्यशाला इसलिए है क्योंकि मन में उत्सुकता, उत्कंठा बनी रहती है कि हमें क्या विषय मिलेगा, किस टॉपिक पे हमें अपने विचार रखने होंगे और इससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। तो मुझे कार्यशाला काफी प्रिय लगती है। और त्वरित भाषण कार्यशाला का मतलब है कि हमें तत्काल एक विषय दिया जाता है जिस विषय पे हमें अपनी चर्चा रखनी होती है। इससे हमारे जो मस्तिष्क का है काफी अच्छा विकास होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी प्राची जोशी, जो कि कक्षा 4 काउंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा से हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहन, आपका विषय है हमारे घर का हरेला। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं प्राची जोशी, कक्षा 4 की छात्रा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है हरेला। तो हरेला बहुत अच्छा त्योहार होता है जिसमें हमारे माँ बाप हमें अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, या फिर जो पत्ते होते हैं हरे तो उनको हम पे लगाते हैं। तो ये हरेला में बहुत मजा आता है। और हमारे मम्मी पापा हमें पैसे भी देते हैं और बहुत सारी चीजें मिलती हैं उस दिन। जब भी हरेला होता है मैं तो अपने मम्मी पापा से चिज्जी जरूर मांगती हूँ। तो मेरे को बहुत मजा आता है। मतलब कि जैसे कि हरेला होता है तो उसमें हरे हरे पत्ते जो होते हैं, तो उसमें मम्मी पापा हमें पहले पापा करते हैं हमारे पैर और कंधों और सर में हमारे वो हरेला लगाते हैं और बहुत मजा आता है। उसके बाद हमें टीका भी लगाया जाता है और उसके बाद
हमको पैसे मिलते हैं। बहुत मजा आता है हरेला में। और उसके बाद जो पैसे हमें मिलते हैं तो मैं तो उससे चीज़ खरीदती हूँ। तो धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने हरेले पर, हमारे घर का हरेले पर काफी अच्छे विचार रखे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, जो की कक्षा 8 सादीपनी शासकीय पद्य राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहन, आपका विषय है कभी कभी मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है एवं अभिनंदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे इस बाल प्रेरी मंच पे जुड़े सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरे सादर नमस्कार। और सावन की आपको एक बार फिर से ढेरों बधाइयाँ। तो जैसा कि मेरा विषय है कि कभी कभी मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ, तो ये विषय वैसे मेरे ऊपर सूट करता है, क्योंकि ऐसा कोई वक्त नहीं होता जब मेरे को गुस्सा ना आए। हाँ, अक्सर मेरे को गुस्सा आता है जब मम्मी मेरे मन की बात ना करें, या मतलब कोई सब्जी खाने की, घर में जब खाना बनता है तो कोई सब्जी मेरे मन की ना बने। जैसे मुझे लौकी की सब्जी और फूल गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी अगर घर में वो बन जाती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कह देती हूँ कि आज मेरा उपवास है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन जब मम्मी फिर मेरे मुंह में जबरदस्ती खिलाती हैं तो तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और बाकी जैसे जब टीवी पर मेरी कोई फेवरेट पिक्चर आ रही हो तो मम्मी मना कर दे और बोले पढ़ाई कर लो अभी। और कभी अगर मेरा कहीं जाने का मन होता है तो भी मम्मी मुझे जब मना कर देते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं मतलब ट्यूशन नहीं जाती तो मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि ट्यूशन जाओ ट्यूशन जाओ ट्यूशन जाओ। तो जब मम्मी ट्यूशन जाने बोलती है तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और मैं जब खेलने के लिए बैठती हूँ, मम्मी से जब बोलती हूँ खेलना है, तब मम्मी मेरे को जब मना कर देती हैं कि नहीं अभी नहीं खेलना, अभी ये काम है, तब तो सच में मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हूँ मैं। और बाकी जब मैं मोबाइल चला रही हूँ या अपने मन से कुछ वीडियो देख रही हूँ, या मेरी जैसे रामायण आती थी, तो अभी रामायण कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, तो कंप्यूटर पे मैं रामायण के एपिसोड्स देखती हूँ। तो मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि पढ़ाई कर लो तुम पहले और उसके बाद देखना। फिर मम्मी फिर मेरे को देखने नहीं देती हैं, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता है। फिर कॉपी में राइटिंग भी गंदी हो जाती है। तो बस यही कुछ कारण है मेरे गुस्सा होने के। तो धन्यवाद। और एक श्लोक जोड़ना चाहूंगी श्रीमद् भगवद गीता का मेरे विषय से, कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं। और इसका अर्थ है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, ये मन ये बड़ा ही चंचल है। इसको जब जो काम करने बोलो ये वो नहीं करता। इसको जब पढ़ने बोलो तो ये टीवी में भागता है। जब इसे कुछ अच्छा काम करने को बोलो तभी हमेशा दूसरी तरफ भागता है। जब इसे पूजा पाठ करने के लिए बोलो तब ये पूजा पाठ करने की बजाय ये अन्य ही कहीं और भागता रहता है। अर्थात ये जो मन है ये बड़ा चंचल है और इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। मम्मी मेरे से यही बोलती हैं कि ये वाला जो श्लोक है ये तुम्हारे ऊपर सूट करता है। तो चलिए धन्यवाद और शिवरात्रि। हरे कृष्णा। जी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने काफी अच्छे कभी कभी मैं बहुत नाराज हो जाती हूँ इस पर काफी अच्छे विचार रखे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज की कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, जो की कक्षा 8 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आपका विषय है मेरी माताजी। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है।
आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी फिलौनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल कनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है एवं मेरा विषय है मेरी माताजी, यानी मेरी मम्मी। मुझे मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी मम्मी हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट करती है। मैं जो भी चीज़ करना चाहती हूँ, अगर मैं मम्मी से बोलती कि मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर मुझे गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मेरी मम्मी मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर चीज़ मेरे को अलाउ करती है। और मेरी मम्मी बस इतना कहती है कि तुम पढ़ाई करो और तुम जो भी करना चाहती हो उसके बाद मैं तुम्हें हर चीज़ करने को दूँगी। और यह सच भी है, मैं अपना जो भी करना चाहती हूँ उसके बाद मेरी मम्मी मुझे वो हर चीज़ करने को भी देती हैं। मेरी मम्मी खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी मम्मी बहुत हर चीज़ मेरे लिए करती है, और जो चीज़ मैं उनसे माँगती हूँ, अगर मैंने उनसे कुछ भी कपड़े या कुछ भी अपने लिए माँगा, तो मेरी मम्मी मेरे को लाके ज़रूर देती है। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब बड़ी हूँ तो मैं अपनी मम्मी को जब मैं बड़े होके कुछ बनूँ तो मेरी मम्मी कुछ भी काम ना करे और मैं अपनी मम्मी को हर खुशी दूँ। जैसे मेरी मम्मी मुझे अभी हर खुशी जो मैं चाहती हूँ वो देती है, ऐसे ही जब मैं बड़ी हूँ तो मेरी मम्मी को जो चाहिए मैं उन्हें वो दे पाऊँ। और अब मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूँगी। धन्यवाद। कार्तिक जी, जी सर। आगे बढ़िए। लगता है वो नेटवर्क की बाधा के कारण हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मेरी सहपाठी बहन पावनी खेतवाल, जो कि कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट बागेश्वर से है, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका विषय है जब उदय किरोला जी से मेरी भेंट हुई। नमस्कार, मेरा नाम काव्य केतवाल है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट है। जैसे कि मेरा विषय है, जब मेरी उदय किरोल सर के साथ पहली भेंट हुई, तो जब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि परसों ही हमारे वहाँ सर आए थे। तो सर कपकोट जब आए थे, सर की कार्यशालाएं लगी थी, तो सर हमारे वहाँ मतलब दूसरी जगह रुके थे, कपकोट के एरिया में रुके थे। तो मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा सर की कार्यशाला होगी तो मैं कुछ देर के बाद मिलने जाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी, तो सर पूछते हुए हमारा एड्रेस लेते हुए आ गए थे हमारे वहाँ। तो मैं तब अंदर थी, जब मैं बाहर आई तो मैंने सर को देखा, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। और फिर सर ने मेरे से हाथ मिलाया और हम सब बैठे, और उसके बाद सर मेरे लिए बाल प्रहरी की 2024 और 25 की किताब लाए, और सर ने हमारे साथ बातें भी की, और सर बहुत खुश हो गए थे और हम भी बहुत खुश हो गए थे। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने इस विषय पे काफी अच्छे विचार रखे। आपने बताया कि परसों आपको आदरणीय उदय किरोल सर मिले और आपकी जो खुशी थी वो काफी अच्छी थी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ और एक श्लोक के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत महोदय, जो कि उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। नैते श्रुति पार्थ जान योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुतो भवार्जुन। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। सबसे पहले प्रिय कार्तिक को बेहतरीन संचालन के बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में श्री पारस जी जैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक और अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी पटल की सर्वाधिक जटिल कार्यशालाओं में से एक,
त्वरित भाषण कार्यशाला। जो बच्चे निरंतर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और देश विदेश की घटनाओं पर निगाह रखते हैं, उनके लिए जहां एक और ये कार्यशाला, त्वरित भाषण कार्यशाला बड़ी सरल कार्यशाला होती है, लेकिन अन्य के लिए थोड़ा जटिल कार्यशाला होती है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बदलने के लिए कोरोना काल में, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई। श्री उदय किरवाला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। बच्चों के लिए बेहद उपादेय, लाभदायक और सारगर्भित ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है और इनके सुपरिणाम भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। बाल प्रहरी मंच बच्चों के लिए एक सुखद अवसर है और निश्चित रूप से इस मंच पर प्रतिभाग करके बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में, अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, बेअदब बेनसीब, बादब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। वास्तव में हमें सामने वाले से वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम स्वयं के लिए चाहते हैं। प्यारे बच्चों, निरंतर पढ़ाई हमें सफलता का मार्ग न केवल दिखाती है, अब तुम मार्ग को प्रशस्त भी कर देती है। परीक्षा काल में अनवरत पढ़ने के बजाय यदि हम पूरे सत्र में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुख दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। एवं आपने हमें काफी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी एवं अपने विशिष्ट अतिथि की सराहना की, अध्यक्ष की सराहना की, संचालन की सराहना की एवं मुख्य अतिथि की सराहना की, हम सभी प्रतिभागियों की सराहना की। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि आप हमारा ऐसे ही प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और मैं अब कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूँ। मैन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका विषय है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो आज की कार्यशाला में मेरा आज का विषय है कि पढ़ाई के साथ भैया, क्या आप मेरा विषय दोबारा दोहरा सकते हैं? जी, आपका विषय है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जी, तो मेरा विषय है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तो यह एक सच बात है।
कि पढ़ाई के साथ हमें खेल भी करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्वयं मेरे मम्मी-पापा लोग भी बोलते हैं कि तुम पढ़ो भी, लेकिन अपने लिए एक अलग समय निकालो जिसमें कि तुम खेल सको। जो तुम्हारा मनपसंद खेल है, वो तुम खेलो, क्योंकि अगर हम खेलेंगे नहीं, तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हम खेलेंगे तो हमें फुर्ती आएगी, स्वस्थ हम रहेंगे। और खेलने से हम सबके दोस्त बनते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, हमें फुर्ती भी आती है। और अगर हम सोचते हैं कि पढ़ाई से हमें पढ़ना ही चाहिए, तो नहीं। हमें पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद भी करते रहना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। और हम खेलने से फुर्तीले बनते हैं और हमें ताकत भी आती है। अगर हम खेलेंगे नहीं और बस दिन भर पढ़ते रहेंगे, तो ना ही हम कहीं बाहर की दुनिया अच्छे से देख पाएँगे, और ना ही हमारे कोई दोस्त बन पाएँगे, और ना ही हमें फुर्ती आएगी। तो इसलिए हमें खेल-कूद करते रहना चाहिए। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी परिस्थिति अति उत्तम रही। पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी ज़रूरी है। आपने इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छा विचार रखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी सहपाठी बहन जिज्ञासा कांडपाल, कक्षा 9, विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूँ। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है नेट की बाधा के कारण वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी, जो कि है प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा से आमंत्रित करता हूँ। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी बहुत सुंदर आवाज आ रही है। आपका विषय है मासी का सोमनाथ मेला, और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया। आज मेरे को टॉपिक मिला है कि मासी का सोमनाथ का मेला। तो मेरे मासी में सोमनाथ का मेला अभी हर दिन आता है और हर साल आता है। और इस सोमनाथ के मेले में सारे झूले लगते हैं, और सोमनाथ के मेले में मैं सारे झूले झूलता हूँ। हमारे वहाँ तो नदी भी है, इसीलिए कुछ लोग अपनी नाव की दुकान वो नाव चलाते हैं, और हम नाव में बैठ के सवारी करते हैं। और हमें जाइंट व्हील भी झूलते हैं, और वहाँ पर एक ट्रेन वाली भी लगती है, उसमें भी झूल सकते हैं। और बच्चों के लिए एरोप्लेन वाला झूला लगा है, उसमें भी झूल सकते हैं। किसी के लिए हेलीकॉप्टर वाला झूला लग सकता है, वो उसमें भी झूल लेंगे। और ये छोटी वाली रेल, बच्चों के लिए जो रेल होती है, वो भी लग सकती है। और दुकानें लगती है खिलौनों की, जिसमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है उनसे खिलौने लेने के लिए। और वहाँ पर कई सारी दुकान खाने की चीजें की लगती है, जैसे ठंड का गोला, और पॉपकॉर्न, और कुरकुरे, चिप्स, ये सब आते हैं, जिनको मैं चाव से खाता हूँ। और साथ ही साथ जो खिलौने आते हैं, उनको भी लेता हूँ। और मैं कई सारे झूले झूल लेता हूँ। मेरे को मेले में सबसे अच्छा खिलौना लेना लगता है। और मेला मेरे को अच्छा इसलिए लगता है कि मैं उसमें झूलता हूँ, खाता भी हूँ, और उसमें खिलौने भी लेता हूँ। और मम्मी ये सबसे ज्यादा वहाँ पर कपड़े देखती है। वहाँ पर साड़ी देखेंगी, वहाँ पर जीन्स देखेंगी, शर्ट देखेंगी, और चप्पलें भी देखती हैं वो। और सैंडल देखेंगी, जूते दिखेंगी, चप्पल देखेंगी। और वहाँ पर मेरे लिए भी जो वो चप्पल खरीदती है, कपड़े खरीदती है, जीन्स खरीदती है, और मेरे लिए हैट भी खरीदती है।
तो मेरे लिए मम्मी भी मेरे लिए ले लेती है और अपने लिए भी ले लेती है। वो चादर भी ले लेती है बेड के लिए और गद्दा भी ले लेती है और इसीलिए मेरे को सबसे अच्छा मेला लगता है, अब वो सोमनाथ का मेला हो या फिर कोई और मेला हो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। जैसा जैसा आपने बताया ठीक वैसे ही हमारे द्वाराहाट में भी एक मेला लगता है। तो जैसा एक्सपीरियंस आपका सेम वैसे ही मैं भी बहुत उत्सुक रहता हूँ जब मेला होता है। तो आपने जो काफी अच्छे विचार इस टॉपिक पे रखे, तो सेम ऐसे ही मैं भी मेले के लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की 8वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पल्लवी बिस्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी बहन। जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। आपका विषय है पहाड़ में हरेले का त्योहार। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आमंत्रित करा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1225वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है। मेरा नाम पल्लवी बिस्ट है, मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक त्वरित भाषण कार्यशाला में विषय है पहाड़ में हरेले का त्योहार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की हरेला उत्तराखंड का एक लोक त्योहार है, जो उत्तराखंड के कई हिस्सों में मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी हरेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और पहाड़ में हरेले के लिए एक पेड़ होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े पत्तल लगते हैं, जिसमें लोग श्राद्ध के समय खाना की परोसते हैं और वो श्राद्ध के अन्य पूजा के कार्यों में वो पत्ता काम भी आता है कुछ सामान रखने के लिए। उस पत्ते को तोड़ते हैं और उसकी और सिरुक की मदद से वो एक गोल डेग जैसा बनाते हैं, जिसमें फिर वो हरेली से 10 दिन पहले, यानी आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख से हमारे वहाँ 7 जुलाई को हरेला बोया था। हमने भी ऐसे ही पत्तल बनाए थे और फिर उन पत्तलों में वो रात को सगुना अक्षर गाकर या घंटी या पूजा करके उसमें मिट्टी, बीज एक-एक करके सारा परिवार डालता है और उसमें जब तक 10 दिनों तक उसमें पानी हमें देना पड़ता है। और पहाड़ों में हरेले को मंदिर में रखा जाता है, न कि धूप में। इसी कारण हरेला पीला रंग का होता है, क्योंकि उसे जो सूरज से मिलने वाली शक्ति होती है, जो उसका हरा रंग होता है, वो नहीं मिल पाता है। और फिर 10 दिन बाद से हरेले को काटा जाता है और घर के बुजुर्ग लोग हमको आशीर्वाद देते हैं और हमको हरेला चढ़ाते हैं। और उस दिन बहुत से पकवान बनते हैं जो भगवान को भोग लगाए जाते हैं। फिर दिन में जो हरेला कटता है, तो पहाड़ में बहुत लोग अपने पहाड़ों के दूर-दूर के जो मंदिर है, वहाँ जाते हैं। जैसे हमारे भी गाँव के पास 7 मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं। यहाँ से पहले हम देवीधाम जाते हैं, देवीधाम से फिर रास्ते-रास्ते ही जितने मंदिर पड़ते हैं, हम जाके आते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं और सभी हम वहाँ जाते वक़्त सभी भगवानों को भोग चढ़ाते हैं, जैसे पुआ, पूड़ी, हरेला, बताशा इत्यादि। और मुझे हरेले का त्योहार बहुत पसंद है, क्योंकि इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। हमारे हमारे रिश्तेदार हमारे लिए हरेला अपने वहाँ से हरेला लेकर आते हैं और हर वर्ष हरेले के त्योहार के दिन मेरी नानी अपने वहाँ हरेला काट के यहाँ आती है और अपने यहाँ का हरेला भी हमें चढ़ाती है। बहुत से लोग हरेले के बहुत दिनों के बाद तक हरेला अपने पास रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे बिरादरी और गाँव के लोग यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद जो घर के सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं, वो उन लोगों को भी हमारे यहाँ का हरेला चढ़ाते हैं। मेरे यहाँ भी जो सबसे बूढ़ी मेरी अम्मा है, वो हम सबको हरेला लगाती है और मुझे हरेले का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। और पहाड़ों में हरेले का त्योहार शायद इसी तरह मनाया जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ भी इसी तरह हरेले का त्योहार मनाया जाता है। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने हमारे पहाड़ में हरेले का त्योहार, इस पर काफ़ी अच्छी अपने विचार रखे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। उत्तराखंड में तो हरेला मनाया जाता है, जो कि काफ़ी एक उत्तराखंड का काफ़ी फेमस जो है त्योहार है। तो यह मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने बड़े भैया गौरव सिंह मेरा कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी नैनीताल से आमंत्रित करता हूँ। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका विषय है हमारे गांव में प्रधान का चुनाव। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। मैं गौरव सिंह मेहता, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी नैनीताल से कक्षा 11 का छात्र आज उपस्थित हूँ आपके सामने त्वरित भाषण कार्यशाला को लेकर, जिसमें मेरा टॉपिक है मेरे गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो मेरे गांव में भी प्रधान पद के लिए तीन प्रत्याशी उठे हुए हैं जो प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो आजकल प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, लोगों के घरों घरों जाके अपने पूरे गांव में आजकल प्रचार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ग्राम प्रधान की काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। उनमें आपस में कंपटीशन चल रहा है कि और सभी लोगों के घर जाते हैं। बहुत हमारे घर भी यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं, अभी भी आने में हैं और कल से भी आएंगी। अभी 2-3 दिन बचे हैं तो अभी वो और आएंगे। तो वो सब अपने अपने मतलब बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो करेंगे, और करते भी हैं। और तो वो बोलते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो हम तो मतलब अपने गांव के ठहरे सब, तो हम किसे वोट दें किसे ना दें, हम तो बोलते हैं कि हाँ हम सभी को वोट देंगे। तो जो अच्छा लगेगा हमें, हम उसको वोट देंगे। और ग्राम प्रधान 5 साल तक अपने कार्य रहता है। तो इसमें हमें सोच समझ कर देना चाहिए, जैसे हमें लगे कि कोई अच्छा काम कर सकता है, अच्छा परिवर्तन कर सकता है, विकास कर सकता है गांव में, और तो हमें उसको वोट देना चाहिए। और ग्राम प्रधान पद के 3 प्रत्याशी हुए। हम बहुत कॉम्पिटिशन रहा है इस बार। इसके साथ अपनी सभी को जी भैया, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने ग्राम प्रधान का चुनाव इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छे विचार रखे। तो आपने बताया कि हमारे वहाँ से 3 प्रत्याशी उठे हैं। तो मुझे तो इसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे गांव में भी आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें बूथ दीजिएगा, और जो है फिर जो हमारे माता-पिता हैं वो उन्हें बूथ देते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बड़े ही आदर व सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री पारस चंद्र जैन जी, जो कि सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक हैं शिक्षा, टोंक, राजस्थान से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, आपका माइक बंद है। आदरणीय पारस जैन सर, आदरणीय पारस चंद जैन सर, आपका माइक बंद है। जी दोस्त, आगे बढ़ लेते हैं, फिर बाद में बुला लीजिएगा। जी सर, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज के कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हिमानी गुशाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। जी, आपका विषय है बाल प्रहरी की रैमजे स्कूल की 5 दिवसीय कार्यशाला।
मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताफला है। मैं माँ शारदा के चरण कमलों को बार-बार नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज की त्वरित भाषा कार्यशाला में मेरा विषय है बाल पहरी में लगे 5 दिवसीय रैमजे स्कूल। तो वहाँ उसके बारे में तो मुझे 23 तारीख से 27 जून तक था, पर मुझे 22 तारीख को पता चल गया था, जिससे मैं 22 तारीख की शाम को अल्मोड़ा में चले गई अपनी बुआ के वहाँ। फिर रात रहे, फिर सुबह रैमजे स्कूल को हम 7 बजे चल दिए। फिर वहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, डेकोरेटर सर थे, उन्होंने हमें आते ही सबसे पहले हमसे हाथ मिलाया, फिर हमें बाल पहरी की किताब दी और फिर हमने कुछ गीत गाया, कविता गाई और वहाँ बहुत हमने खेल खेले और थोड़ा जादू किया और मैथमेटिक्स भी सीखी। और मेरे को तो वहाँ बहुत अच्छा लगा रैमजे स्कूल में। हम रैमजे स्कूल के हॉल में हमने वो कार्यक्रम किया और उसमें हमने नाटक भी करा और कवि सम्मेलन भी किया, जिसमें हम कविता बनाई और नुक्कड़ नाटक भी किया पेड़ पर, जिससे मेरे को बहुत अच्छा लगा रैमजे स्कूल में। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अति उत्तम रही। आपने काफी अच्छे इस टॉपिक पे अपने विचार रखे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेरों बधाइयाँ। तो इसी क्रम में मैं एक बार पुनः आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? लगता है किन्हीं कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्यामप्रद पांडे महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक खरबोला। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके संचालन में उमंग भी है, उल्लास भी है, उजास भी है। तो हर संचालन में आपके एक नया निखार आता जा रहा है। आपका 17वां संचालन है जैसा आपने बताया, और आपने गिन भी रखा है, और जल्दी ही आप अर्धशतक लगाएं, शतक के करीब पहुंचे और संचालन में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इन कार्यशालाओं में जो बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास भी उसी अनुपात में। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण बोलें। तो आपका विषय है श्रावण मास का महत्व। सावन का महीना शुरू हो गया, श्रावण मास का महत्व। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मेरा नाम कार्तिक खरबोला है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज वाराणसी से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। तो जैसा कि स्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है सावन मास का महत्व। तो वैसे तो मुझे इन चीज़ों के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी मैं इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। मैंने बताया कि यह मेरा प्री कार्यशाला है, इसी कारण यह मेरी प्री कार्यशाला है, क्योंकि इसमें बच्चों को उत्सुकता रहती है कि हमें क्या विषय मिलेगा। तो सावन मास का महत्व। तो सावन मास काफी अच्छा होता है। इस जो मास होता है, इस समय ये जो महीना होता है, इस समय काफी सारे फल, यानी कि जैसे आम और भी काफी सारे फल जो है खिल के खत्म होते हैं, जैसे और आड़ू, खुमानी, ये सब फल भी जो है मतलब ये सब खत्म हो मतलब उग के जो है खत्म हो जाते हैं। और मेरे को जहाँ तक कि पता है, शायद सावन मास में सोमवार का व्रत लेते हैं, जिसमें औरतें, आदमी सभी लोग जो है शिव जी भगवान जी की पूजा करते हैं। तो सावन का मतलब ही वही है कि मतलब शिव जी भगवान जी का एक खास महीना रहता है। और मैंने वैसे तो मैं अपने पापा, जो मेरे पापा हैं, वो काफी नॉलेज वाले हैं, तो मतलब वो मेरे को अपनी जो हमारे गांव है, जो अपनी जो संस्कृति है, उसके बारे में काफी सारी नॉलेज देते रहते हैं। लेकिन मैं भी उनसे पूछते रहता हूँ और मेरे को काफी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, जिससे मैं काफी खुश होता हूँ। और मेरे पापा उनको मतलब इन चीजों के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत पुराने समय के हैं और मेरे को
काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, तो इस विषय पे मैंने उनसे आज तक पूछा नहीं, तो मैं उनसे आज पूछूँगा। और तो ये काफ़ी मतलब इसका जो महत्व है काफ़ी अच्छा होता है और इसमें भगवान जी की पूजा करते हैं और शिव जी भगवान जी को पूजते हैं और ये महीना काफ़ी अच्छा होता है और ये महीना मुझे भी काफ़ी प्रिय लगते हैं और इस जो महीने में है जामुन जामुन जो फल होता है वो उगता है, यानी कि वो भी शिव जी भगवान का ही एक प्रतीक है, क्योंकि हम शिव जी भगवान जी को जामुन चढ़ाते हैं। और इस मास में जो है सबसे ज़्यादा मैंने जहाँ तक देखा है, मैं तो वैसे गाँव में रहता हूँ, तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे साँप भी इस समय आते हैं, यानी कि स्नेक वो भी आते रहते हैं, यानी कि वो भी शिव जी भगवान जी के ही प्रतीक हैं। हम जानते हैं कि शिव जी भगवान जी के गले में वासुकी नाग स्थित होते हैं, तो इसीलिए साँप भी अत्यधिक आते हैं। तो हम साँप की भी पूजा करते हैं इस वर्ष काफ़ी, मतलब ये पूजा का ही समय होता है और इसमें जो गाँव-वाँव होते हैं वहाँ पे घास, मतलब जो हरियाली छा जाती है, घास उग जाती है और जो पेड़ हैं वो हरे हो जाते हैं और जो भी पतझड़ वाले वृक्ष होते हैं, यानी कि जो जिनमें से पत्ते झड़ते हैं, उनमें भी वो जो पत्ते पूरी झड़ के जो है वापस आ जाते हैं और वो एकदम हरे-भरे, मतलब जो प्रकृति है वो अपना सुंदर रूप वापस दिखाने लगती है। यानी कि हम जानते हैं कि बसंत आता है फरवरी से अप्रैल तक, तो उसमें सारे पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है प्रकृति काफ़ी सुंदर दिखने लगती है। सावन मास का यह भी महत्व है कि प्रकृति काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। मैं अपने गाँव में देखता हूँ, तो गाँव हमारे काफ़ी सुंदर होते हैं और दूर-दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह में हूँ, जहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं। और खासकर उत्तराखंड में हरेली का त्योहार मनाया जाता है, यह भी सावन के मास में ही मनाया जाता है। और सावन के मास में बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो हरेला भी उत्तराखंड का बहुत ही मतलब फ़ेमस त्योहार है। तो इसमें मेरे पापा ने इस चीज़ के बारे में एक नॉलेज दी है कि अगर जो वो फसल होती है, वो हम उगाते हैं, जो भी वो फसल होती है, उसे अपने मंदिर में रखते हैं। हमारे जो भगवान जी का मंदिर होता है, वहाँ पे रखते हैं। हम उसे जो सूर्य का प्रकाश है, उससे बचा के रखते हैं। तो जिसकी फसल जो है हल्की पीली होती है, तो माना जाता है कि उनकी जो फसल काफ़ी अच्छी होती है और जिनकी जो हरी होती है और जिनकी फसल हरी होती है, तो उनकी जो फसल है वो भी ठीक-ठाक होती है, लेकिन जिनकी फसल पीली होती है, तो ऐसे मेरे पापा ने बताया कि जो है फसल अ, उस समय फसल जो है काफ़ी मतलब अच्छी होती है, तो यही बताया गया है। और सावन मास में बरसात का महीना होता है, यह भी हम जानते हैं। तो यही सावन का जो है महत्व है और इतनी ही मेरे को इसके बारे में नॉलेज है, इसके बारे में मुझे अत्यधिक नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति आपने की। सावन मास के बारे में बताया कि इसका धार्मिक महत्व है और ये वर्षा ऋतु का दूसरा सबसे बड़ा मास। आषाढ़ पहला मास है, दूसरा श्रावण होता है, यानी सावन जैसे कहते हैं। और इसमें शंकर भगवान का विशेष महत्व है। हर सोमवार को शंकर जी पर लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में हरेला का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो तरह तरह के त्योहार इस महीने में आते हैं और बड़ा हरा भरा और पानी चारों तरफ बरसता है। मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, चारों ओर हरियाली हो जाती है। लगता है पेड़ पौधे प्रकृति नहा लेती है, स्नान कर लेती है, निर्मल स्वच्छ हरी भरी दिखती है, उसकी सुंदरता दर्शनीय होती है। तो बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस त्वरित भाषण कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े उन्होंने अपने दिए गए विषय पर बहुत शानदार प्रस्तुत किया। सबने प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा बोले और जिसका सामान्य ज्ञान, बोलने का अभ्यास अच्छा होता है वही अच्छी प्रस्तुत दे पाता है। जिसका अच्छा नहीं होता है उसके लिए समस्या होती है कि क्या बोलें। तो अभ्यास बहुत ही आवश्यक है, पूर्वाभ्यास जिसे कहते हैं, रिहर्सल करना। और विषय कितने अच्छे थे। हरेला का त्योहार से शुरू होता है और जब मैं नाराज हो जाती हूँ, मेरी माता जी, और पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है। फिर प्रधान का चुनाव है, फिर एमजे स्कूल में 5 दिन की कार्यशाला है
और श्रावण मास का महत्व, ऐसे ऐसे विषय हैं, सुंदर विषय हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में अंग्रेजी के तो जनवरी से वर्ष शुरू होता है, हमारे यहाँ चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, 4 महीने बारिश के होते हैं। सावन, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, ये 4 महीने बारिश के होते हैं। कार्तिक से, जो हमारे इनका भी नाम है, संचालक जी का भी नाम कार्तिक ही है और विश्व सतीत का नाम भी कार्तिक है। कार्तिक महीना है और कार्तिक मास से शीत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि उसी में गेहूं की बुआई होती है, खेतों की बुआई होती है और रबी जो फसल है उसको बोने का समय होता है, किसान की व्यस्तता बढ़ जाती है। तो सभी बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभास देवतलायन, जो कक्षा 2 के छात्र, उन्होंने मासी का सोमनाथ का मेला, इसके बारे में बताया, बढ़ चढ़ कर बताया, बहुत अच्छा बताया, सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज सबसे छोटे प्रतिभागी, आज के हमारे इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक तिवारी हैं, जो कक्षा 9 के छात्र हैं चमोली से। कार्तिक तिवारी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया, उन्हें विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ, शानदार वक्तव्य के लिए बधाई देता हूँ। और उन्होंने जो उनको विषय दिया गया उसके बारे में भी बहुत अच्छा बोले। तो उनसे पूछा गया, विषय तो हमें नहीं समय याद आ रहा है, मैंने नोट किया, उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी सबसे प्रिय कार्यशाला संभवतः नहीं, ये उनका विषय था, यदि इस संसार में महिलाएं नहीं होती। बहुत सुंदर उस पर बोले, अगर महिलाएं नहीं होती, महिलाएं तो सृष्टि का आधार है। आप देखिए, भगवान में राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ राधा है और शंकर जी के साथ पार्वती है, जो जगत जननी है। फिर देवी जी के अलग से मंदिर है, काली माता का मंदिर है, दुर्गा माता के मंदिर है, अनेक मंदिर। तो महिलाओं का महत्व बहुत अधिक है, अगर वो नहीं होती तो सृष्टि ही नहीं, इसलिए सृष्टि की कल्पना उनके बिना की ही नहीं जा सकती। बच्चों को पालती पोसती हैं, अच्छे संस्कार देती हैं, जन्म ही नहीं देती, पाल पोस कर बड़ा करती हैं, अच्छा संस्कार दे देती। कार्तिक तिवारी जी बहुत अच्छा बोले, और कार्तिक तिवारी जी जब बोलते हैं तो उनके भीतर से भी चीजें आती हैं, वो याद किया हुआ है, रटा रटाया नहीं बोलते। ये बड़ी बात है जो हमने गौर की है, और इस गुण को विकसित करें तो बहुत अच्छा बोलेंगे और बड़ी मौलिकता होगी उनके बोलने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा जोशी कर रहे हैं, जो कक्षा 4 की छात्रा हैं। किच्छा से, उधम सिंह नगर जिले में किच्छा है, वहां से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण भी देंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पारसचंद जैन जी, जो सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग राजस्थान से, आपको आमंत्रित किया गया और नेट की बाधा की वजह से आप नहीं जुड़ पाए, लेकिन मेरा विश्वास है आप निश्चित रूप से जुड़ेंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। हम सब आपका आशीर्वचन सुनने के लिए प्रतीक्षारत हैं। बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर। आज के इस कार्यशाला में नित्यप्रत की तरह उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वती जुड़े, और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बाल प्रहरी की जटिलतम कार्यशालाओं में से एक है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत अधिक सोचने का, तैयारी का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। तुरंत विषय दिया गया, उस पर बोलना शुरू कर, जो जो बोलते जाते हैं विचारों का प्रवाह आता जाता है और वैसे ही वो बोलते चले जाते हैं। इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, और हम
जो पाठ्यक्रम से इतर है वो भी पुस्तकें पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनी है, उन्हें आचरण में उतारें। और आदरणीय सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि बच्चों का क्या धर्म है, पढ़ाई करना। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित और सतत अध्ययन करना है और पढ़ाई वैसा शस्त्र है जो रंग को राजा बना सकता। अच्छी पढ़ाई और महापुरुषों की जीवनी के अंश हम जीवन में उतारें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत आगे की ओर बढ़। तो आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स और उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक, मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे और उनके आशय वचन को हमें रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, नई बात और नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। एक बार पुनः उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुरेश चंद्र हरबोला जी, आदरणीय केशव दत्त जोशी जी, आदरणीय दीपक लोनी मैडम, आदरणीय प्रदीप सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भावना नेगी मैडम, आदरणीय दीपक विश्व जी, आदरणीय कविता उपाध्याय मैडम, आदरणीय एकात्मता शर्मा मैडम ग्वालियर से, आदरणीय वत्सला सिंह मैडम, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल मध्य प्रदेश से, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय रुक्मणी देवी मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त। साथियों, जहां बच्चे हो, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इन मंचों से जोड़ते हैं, बाल प्रहरी की कार्यशालाओं से जोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बच्चा एक बार जुड़ गया इससे, उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। अब त्वरित भाषण कार्यशाला काफी समय बाद हुई, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में से एक है। बच्चों को उसके लिए तैयार होकर आना चाहिए कि हमें जो भी विषय दिया जाएगा हम उस पर बोल करके दिखाएंगे। ये संकल्प लेकर के आना चाहिए। कोई भी विषय, चाहे माता से जुड़ा हो, पिता से हो, त्योहार से जुड़ा हुआ हो, देश से जुड़ा हुआ हो, कोई भी विषय, अगर ये संकल्प हम लेकर आएंगे, निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम बोल लेंगे, अच्छा बोलेंगे। आदरणीय करोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूपरेखा देते रहते। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनके प्रयासों को कोटशा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे कार्तिक हरबोला जी को मैं सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। जी सर, आपका बात बताया बहुत आभार। आप प्रतिदिन आप साहित्य की रचनाएं
कहा था कि दूसरों को बहुत आगे पहुंचा देते हैं। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगती है और हमेशा मैं इसी बात को याद करता हूँ अपने गुरुओं को लेकर। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, हम बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 4, हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल किच्छा उधम सिंह नगर से आमंत्रित करता हूँ। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आप आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। आप सभी को मेरे आपका विषय है कभी कभी मेरा मन संचालन करने का करना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हिमालयन प्रोग्रेसिव स्कूल है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषा कार्यशाला है, तो इसमें मेरा विषय है। भैया, आप विषय दोबारा बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कार्तिक जी, विषय बताइए दोबारा। कार्तिक खरगोला जी। जी, आपका विषय है अपेक्षा जी, मेरा मन भी संचालन करने का है बाल प्रहरी पटल पर। जी सर, मेरा विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है बाल प्रहरी पटल पर। तो मेरा मन संचालन करने का करता है, पर अभी मैं अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं अपना संचालन नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा बहुत मन करता है संचालन करने का, और अब मैं जल्द ही मैं संचालन करने वाली हूँ, क्योंकि उदय किराला सर हम मेरे से कह रहे थे कि तुम्हें जल्दी से संचालन में हम रखेंगे। तो मेरा मन इसलिए संचालन करने का करता है क्योंकि उसमें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हमें बोलने को मिलती है। तो इसी के साथ में धन्यवाद। और सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। श्री श्याम पलट पांडे सर, आपका आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। सर, आपका बहुत बहुत प्रणाम। श्री उदय किरोला सर, आपने हमें 7वीं बार अध्यक्षता करने का मौका दिया था। आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम। श्री अशोक कुमार नेगी सर, चैट बॉक्स के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने वाले सर, आपका बहुत बहुत आभार। श्री आकाश वाटिक सर, आपने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपका बहुत बहुत प्रणाम। सभी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और किसी ने माँ के बारे में, किसी ने हरेले के बारे में, ऐसी बहुत सारी प्रस्तुति दी। और बाल प्रहरी मंच में हमें नई नई चीज़ें करने का मौका मिलता है, जैसे नृत्य करना, गीत गाना, कहानियाँ और कविता। तो ऐसे ही हमेशा हम लोग बाल प्रहरी ग्रुप से बने रहें। आपको मेरा बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। क्या हमारे बीच आदरणीय पारस चंद जैन सर, आपका माइक ऑन करिएगा। पारस चंद जैन सर, अपना माइक ऑन कीजिएगा। आदरणीय पारस चंद जैन सर, जहां पर माइक है उसको क्लिक करिएगा। पारस चंद जैन जी, आपका माइक का जहां निशान बना है वहां पर
क्लिक करिएगा प्लीज। मैं सोचता हूँ क्या जिज्ञासा जी हमारे साथ जुड़ी हैं? चलिए, लगभग सभी का नंबर आया जी। जिज्ञासा कांडपाल जी आप जुड़ी हैं? यस सर। जी, आपको स्वागत है। आपको विषय दिया जाए या आप कोई विषय पर बोल लेंगी? सर हरेले पे बोल देंगे। नहीं, तब त्वरित भाषण कहाँ हुआ? वो विषय तब तत्काल देना चाहे वो मिलेगा आपको। दे दें आपको विषय? यस सर। हाँ, आपको बोलना है यस मेरा सर। स्कूल, मेरा स्कूल। मेरा स्कूल ना। जी। नमस्कार, मेरा नाम जिज्ञासा कांडपाल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं आपको आज मेरे विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवनधाम अल्मोड़ा है और वहाँ बहुत सारे मैदान में फूल भी है और वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है और इतना ही बोलना चाहती हूँ। जी, चलिए, बहुत अच्छा है। आप अपने स्कूल के बारे में तो बहुत जानती हैं, लेकिन और बोल सकती थी आप। तो मैं एक बार आदरणीय पारस चंद जैन सर, आप जुड़े हैं क्या हमसे? जुड़े तो हैं, आपका माइक ऑन करिए सर। चलिए, तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।